हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ सवाल, जो कि है बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा है सर बजाज फाइनेंस में यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे क्यों इतनी ज़बरदस्त गिरावट है, मतलब बजाज फाइनेंस इतना क्रैश कैसे हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो चुकी है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी कंपनी भी आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे भी क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी की बात करने वाला हूँ, बट बजाज फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, बट कोई बात नहीं, उसको हम लोग वापस कंटिन्यूअसली अगर समझते रहेंगे तो आप लोगों को ईजिली हो जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में वजह क्या है। तो सबसे पहली बात, आज के दिन की आप लोग कह सकते हैं 26 में बाजार क्लोज हो चुका है। 1800 के ऊपर ही है फिलहाल, तो स्टॉक 1837 पे चल रहा है। 58 पॉइंट की गिरावट एंड लगभग 3% की ज़्यादा की गिरावट। एंड कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं जैसे बाजार शुरू हुआ है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे बजाज फाइनेंस में हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर और भी कुछ डेटा अगर हम लोगों को यहाँ पे देखना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। जैसे कि जिस सेक्टर में काम करते हैं 18 का पी है, अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की अगर हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस की, तो 22.35 का पी हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ इंट्राडे का परफॉर्मेंस भी आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रीवियसली क्लोज हुआ था 1895.30 पे हुआ था। ओपन इसने 1918 पे लगाया था। अगर हाई की बात करें तो 1934 के आसपास ये स्टॉक जा चुका था। एंड लो की अगर बात करें 1821.55 इस लेवल पे आया था। एंड अगर आप ये लाल निशान देखें, मतलब 52 वीक लो। यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस यहाँ पे अपने 52 वीक लो पे आ चुका है फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि बजाज फाइनेंस का 52 वीक लो आज के ही दिन 26 मई 2020 को देखने को मिल रहा था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1821.55। सो ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है, 52 वीक लो यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने क्यों टच किया, इससे रिलेटेड हम लोग डिटेल में बात करने वाले। बट उससे पहले आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 98 लैक्स के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को क्वांटिटीज़ ट्रेड होते हुए देखने को मिली। डिलीवरीज के बेसिस के ऊपर 23 लाख क्वांटिटीज़ डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिल रही है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23.35% हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ मैं कंपनी के नाम के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा किसी भी, बट यहाँ पे आप नज़र डाल सकते हो कि लाल निशान, ये लाल निशान आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी कंपनियाँ आप लोगों को 52 लो के यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग काउंट करें तो 4 कंपनी तो ऑलरेडी 52 लो को टच कर चुकी है। उसी के साथ साथ ये 2 कंपनियां अभी उसके करीब भी आ चुकी है। एंड और एक कंपनी ये 52 लो के रडार में आ चुकी है। सो बताने का मकसद यही है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर भी आता है, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे लाल निशान में देखने को मिल रही है। मतलब सिर्फ बजाज फाइनेंस में गिरावट नहीं है, एंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम कंपनियां यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है एंड अपने 52 वीक लो को टच करते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया था कि आरबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने यहाँ पे आरबीआई ने कुछ डिसीजन लिए थे, जैसे कि मोरेटोरियम से रिलेटेड वो पीरियड यहाँ पे 3 महीने से हम लोग को एक्सटेंड होते हुए देखने को मिला था। तभी मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि येस, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस, जितनी भी ये कंपनियाँ है, हम लोगों को आगे जाते हुए गिरते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो डिसीजन है वो हम लोग कह सकते हैं इंडिविजुअल के हिसाब से एमएसएमई सेक्टर के लिए वेलकमिंग ज़रूर रहेगा, बट अगर हम लोग जो लेंडर्स है, बैंक से, एनबीएफसी से, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। एंड इसीलिए आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, द आरबीआई लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन में ब्रिंग अ मोर पेन फॉर द एनबीएफसी एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर। जितने भी फाइनेंशियल जो उधार देने वाली कंपनी है, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा खासा डिसीजन नहीं है। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वही बात अभी हम लोग को और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ये जो मोरेटोरियम है ये एक्सटेंड क्यों होते हुए देखने को मिल रहा है, इसका रीज़न है लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस। जितना कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ेगा उतना ही तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा। एंड लॉकडाउन जितना बढ़ेगा उतना ही आप सभी लोगों को पता है जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे अनुमति सरकार से नहीं मिलेगी। तो वो अपने जो ईएमआई रहेंगे, जो उन्होंने लोन लिया रहेगा, वो कहाँ से पे कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। एंड इसीलिए कानून के हिसाब से उनके ऊपर यहाँ पे वो कंपनियाँ कार्रवाई कर सकती है। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या किया था कि जो मोरेटोरियम का पीरियड है
मतलब कंसिस्टेंटली वो बढ़ा रहे थे। हालांकि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने भी कहा था कि इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज ज़रूर किया जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। आपने थोड़ा सा कंपनी टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये गिरावट क्यों हो रही है। अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं आप लोगों को 10 दिन के बाद 1,000 रुपया दूंगा, एंड 10 दिन के बाद अगर एक्सटेंशन हो जाता है, मैं वापस बोलता हूँ कि और मुझे 10-15 दिन दे दे, मैं तेरे को इंटरेस्ट के साथ लो वापस दे दूंगा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल में पैसा देते हैं वो तो ज़रूर देंगे। मतलब जो रिटेल निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, उनके हिसाब से कोई टेंशन नहीं होता। अगर मैं बात करूँ एनबीएफसी की हो या फिर बैंकिंग सेक्टर की, रिटेल निवेशकों को जब भी लोन दिया जाता है, अच्छा खासा गारंटी लिया जाता है, सारी चीज़ें वो सेट करते हैं। आप लोग जो रिजल्ट आते हैं उसमें भी देख लेना, जो रिटेल का कॉलम होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। प्रॉब्लम हो जाते हैं जो जिन बड़ी पार्टियां रहती है उनको, जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो वो अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ, जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे चल रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे उन्होंने अनसिक्योर्ड छोटे लोन भी देखे रखे हुए हैं। सो ऐसे लोन खतरे में आ जाते हैं, एंड इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को जितना ये मोरेटोरियम एक्सटेंड हो जाएगा उतना ही ये डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है एनपीए की जो यहाँ पे एक्चुअल क्लैरिटी है वो सामने नहीं आती है। जो पिछला मैरेटोरियम स्टार्ट हुआ था वो 31 मई को ख़त्म होने वाला था, एंड बाय द एंड ऑफ ना सितंबर हम लोगों को सारा एनपीए का जो जितना एक्चुअल रियल पिक्चर है वो सामने आने वाला था। बट अभी ये मोरेटोरियम और 3 महीने से एक्सटेंड हो गया, जिसके वजह से जो एक्चुअल एनपीएस कितने लोगों ने डिफ़ॉल्ट किए हैं ये हम लोगों को बहुत लेट समझेगा। अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट साल 31 मार्च में हम लोगों को ये सारा चीज़ें देखने को मिल सकती है। एंड इसीलिए हम लोगों को ये फाइनेंशियल सेक्टर से जितनी भी जुड़ी हुई कंपनीज़ है यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। एनबीएफसी में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि बैंक्स में भी क्यों हम लोगों को प्रेशर है, लेंडर्स में क्यों हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो और एक वजह मैंने आप लोगों को क्लियर बताई थी कि आईबीसी कोड, बैंकिंग सेक्टर हो, जो लोग भी लोन प्रोवाइड करते हो, उनके पास ये सबसे बड़ा शस्त्र था कि सामने वाली पार्टी मतलब डरती थी इस कानून के। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे लगभग 6 महीने के लिए अभी फ़िलहाल की हिसाब से एक्सटेंड किया गया। टोटल अगर हम लोग बात करें 1 साल ही पकड़ लेना, कि यहाँ पे सस्पेंशन लगा दिया है इस कोड के ऊपर। मतलब कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। उसी के साथ साथ जो 1 लाख का पहले डिफ़ॉल्ट हुआ करता था, उसके बाद आप लोग कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते थे, वो भी नहीं, अभी 1 करोड़ तक वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड इसीलिए हम लोग को बैंकिंग सेक्टर में भी एंड जो भी लेंडर्स है उनमें हम लोग को ये प्रेशर कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, जो एक्चुअल मेन कोर वजह थी मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसके वजह से बजाज फाइनेंस कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। हालांकि आप लोगों को सबको याद भी रहेगा, बीच में टारगेट बता भी देते, बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स ने 1600 तक आ सकता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि धीमे धीमे करके ये उसी राह पे चल रहा है। क्या इसका अर्थ कंपनी खराब हो गई? मैं बार बार आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कि कंपनी खराब हो गई। जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक कंपनी के अंदर नहीं चल रही है, वो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर चल रही है, या फिर हम लोग कह सकते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में ही चल रही है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से देखने को मिल रही है। सो अगर आप बजाज फाइनेंस से भी अगर एग्जिट हो जाओगे वो भी लॉस में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आप बाकी कौन सा स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहोगे, क्योंकि हर एक स्टॉक में हम लोग को गिरावटी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कि बजाज फाइनेंस को अगर आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे और एक स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल, तो सर्वे मतलब वो भी स्टॉक यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिमिलर गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है। जितना बजाज फाइनेंस में गिरावट है उतना इसमें भी गिरावट है। आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, लगभग दोनों स्टॉक आप लोगों को, ये उसका पीयर कॉम्पिटिटर है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सेम लेवल पे यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 56%, 53%। 1 साल का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो आप लोग देख सकते हैं जितना हम लोग दूर जाएंगे तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होगा। बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं 46% डाउन है। एंड 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे 312% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। एंड ये जो दूसरी कंपनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे कैसे यहाँ पे गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी 5 साल के चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिटर्न दे रही। एंड अगर इसी के कॉम्पिटिटर को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 साल में वो यहाँ पे लगभग 20% के नेगेटिव रिटर्न दे रहे। तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे पिलर को भी ड्रॉ कर लेते रैंक 1, 2, 3, सो यहाँ पे जो टॉप की कंपनी रहेगी वो भी हम लोग को नीचे जाते हुए ज़रूर देखने को मिलेगी। बट सोच लेना कि टॉप के नीचे जो कंपनियां रहेगी, जो 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे या फिर उसके नीचे, तो उनकी हालत क्या होगी। सो यूजुअली जो टॉप की कंपनी होती है उनमें रिकवरी करने की भी उतनी ताकत है। सो बजाज फाइनेंस कंपनी बहुत बड़ी है, निफ्टी 50 की है, आप सभी लोग पता है इंडेक्स में आती है। सो गिरावट तो और भी हो सकती है, उसमें कोई मतलब
छुपाने की बात नहीं, क्योंकि सिचुएशन आप लोगों ने देख ली, सिचुएशन के हिसाब से मार्केट चल रहा है, न्यूज़ बेस के हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो ये गिरावट और भी हो सकती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो उसके कॉम्पिटिटर है जो कि छोटे हैं, उसके कंपैरिजन में वो यहाँ पे शेयर रिकवर करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बजाज फाइनेंस यहाँ पे रिकवर कर जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि क्यों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में, ब्लू चिप स्टॉक में आप लोगों ने रहना चाहिए, क्योंकि रिकवरी जब होगी तो इन स्टॉक्स की कोई गारंटी नहीं है होगी या नहीं, बट येस इन स्टॉक्स की रिकवरी होगी, ये तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी स्टॉक्स ऐसे देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसी के साथ साथ जो आपके सामने ओपन किया है तो सुंदरम, तो ये भी सुंदरम फाइनेंशियल, ये भी फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, जो कि बजाज फाइनेंस का ही कॉम्पिटिटर है। ये भी हम लोग को 20% डाउन ही यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा दिया है। सो बताने का मकसद यही है कि ये जो छोटी छोटी कंपनियाँ है ये यहाँ पे वापस कम बैक करेंगी, उससे रिलेटेड डाउट क्रिएट होता है। बट जो बड़ी कंपनी है वो हम लोग को ज़रूर कम बैक करते हुए देखने को मिल सकती है। सो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, गिरावट की वजह क्या थी, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसी के साथ साथ क्या यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए, तो वापस कहना चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पे आप लोगों को लॉस में एग्जिट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं ये स्टॉक कहूँ तो ये BOD मतलब बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, जितना नीचे जाए आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो जितना हो सके। बहुत सारे लोग लेवल्स पूछते हैं, सर लेवल्स बताइए, अरे लेवल्स किसी को नहीं पता होते, सच बताता हूँ। हर एक अगर हम लोग देखते 5000 से कोई 4000 बताता है, उसके बाद 3.5 बताता है, उसके बाद 3 बताता है, 2.5 बताता है, 2 बताता है, किसी को लेवल पता नहीं है, आप सिर्फ पूछते हो, इसीलिए वो आप लोगों को कुछ भी लेवल्स फेंक देते हैं। तो चाहे तो मैं भी आपके लिए कुछ भी लेवल्स फेंक सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखना न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल RBI या फिर गवर्नमेंट मोरेटोरियम से रिलेटेड और पीरियड एक्सटेंड कर देती है तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए वापस खराब न्यूज़ रहेगी, तो वापस हम लोग को ये स्टॉक और भी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते। तो याद रखना, ये सवाल मैं आप ही को पूछूंगा कि लेवल्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होते, न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। क्या आपको लगता है क्या वापस मोरेटोरियम इंक्रीज हो सकता है 3 महीने के बाद, जो कि फिलहाल अगस्त तक है? तो इसी में आप लोगों को आंसर का जो अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे तो आप लोगों को खुद ब खुद यहाँ पे लेवल मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप नंबर्स के फॉर्म में लेवल देखने जाओगे तो वो कोई भी काम के नहीं है। यहाँ पे कोई भी अच्छी न्यूज़ स्टॉक को यहाँ से भगा सकती है, कोई भी खराब न्यूज़ स्टॉक को यहाँ से और भी ज़ोरदार गिरा सकती है। सो इसलिए आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल मैंने रखा कि सुंदरम फाइनेंस हो या फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसी कंपनियाँ हो, ये कंपनियाँ भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि बजाज फाइनेंस के मुताबिक बहुत ही छोटी है एंड कंसिस्टेंटली हम लोग को नीचे जाते हुए ज़ोरदार देखने को मिल रही है। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस में आप चाहो तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली रह सकते हो। एंड उसी के साथ साथ जो लोग पूछ रहे थे कि HDFC में क्या करें, तो HDFC भी आप सभी लोगों को पता है, ये भी NBFC ही है अल्टीमेटली। सो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड ही कंपनी है, तो ये इस कंपनी में भी सारे नियम सेम ही लगने वाले। 5 साल के भी अगर आप इसके रिटर्न देखते तो वो भी हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनियाँ खराब नहीं है, आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि HDFC के भी कंपैरिजन में अगर आप बाकी हाउसिंग डेवलपमेंट मतलब फाइनेंस की कंपनियां अगर कंपैरिजन करके देखते हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त पिट चुकी है कंपैरेटिवली HDFC। तो इसीलिए अब जो स्टॉक में है वो लीडिंग स्टॉक है। अगर लीडिंग स्टॉक में 80% गिरावट होगी तो समझ लेना बाकी जो छोटे स्टॉक है उसमें तो आप लोगों को 90+% की गिरावट देखने को मिलने वाली है। सो इसीलिए या ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें HDFC की, तो 26 मई को यहाँ पे आप देख सकते हैं 50%, यस दोस्तों 50% की डिलीवरीज हम लोग को उठाती हुई देखने को मिल रही है। सो अगर आप किसी और दूसरे हाउसिंग फाइनेंस को भी इसको साथ कंपेयर करते तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न, उसके हिसाब से HDFC देख लेना सिर्फ 35, LIC हाउसिंग फाइनेंस आप देखते तो 49%, ईयर टिल डेट देखते तो 38%, यहाँ पे 47%। एक साल का चार्ट पैटर्न देखते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट जरूर है 30%, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे देख लेना 60% के आसपास की गिरावट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लीडिंग कंपनी में हो, गिरावट तो होगी, स्टॉक मार्केट में गिरावट, उसके बाद रिकवरी, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में रहोगे तो वहाँ पे होने वाली रिकवरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, दोनों स्टॉक में, चाहे वो HDFC हो या फिर अगर मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस है, ये दोनों कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। गिरावट होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई और भी ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी कोई चीज़ें चल रही है, अगर अमेरिकन बाजार भी गिर जाता है तो हमारे बाजार भी गिरेगा, तो वापस ये दो स्टॉक गिरेंगे। सो गिरावट तो होती ही रहेगी, बट इनमें होने वाली रिकवरी ये सबसे तेज़ होगी, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बता रहा हूँ। सो मेरी तरफ से यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। जितना हो सके आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 1 शेयर उठाइए, 2 शेयर उठाइए, जैसे आप लोगों को लगता है वैसे। बट येस, इन स्टॉक्स को लॉस में मत निकाल लेना, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो
तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए रहेंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।